जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक है, तो आज हम लोग इसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मलेरिया होता क्या है? मलेरिया क्या है? ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है। ठीक है, होता किससे है? कौन से पैरासाइट से? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम इसका जीनस है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी स्पीसीज हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, इतना समझ गया। अब ये ट्रांसमिट कैसे हो जाता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये तो हम लोग सबको पता है कि ये मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देयर आर 5 आइडेंटिफाइड स्पीसीज ऑफ दिस पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन मलेरिया, namely Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium knowlesi। ठीक है, तो इसके 5 स्पीसीज है। ठीक है, क्या क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम मलेरिए और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, तो ये इसके 5 आइडेंटिफाइड स्पीसीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑफ द 5 स्पीसीज ऑफ मलेरिया द मोस्ट सीरियस टाइप इज पी फैल्सिपेरम मलेरिया, और एक इसमें आप लोग ऐड कर देना पी वाइवेक्स। ठीक है, तो ये जो 2 स्पीसीज है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, सीरियस होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और द अदर 3 स्पीसीज ऑफ मलेरिया आर जनरली लेस सीरियस एंड आर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 3 स्पीसीज बच गए हैं वो थोड़े कम सीरियस होते हैं और कम लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने क्या देखा? मलेरिया क्या है? एक इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक है, होता किससे है? पैरासाइट प्लाज्मोडियम से। ये ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, इसके 5 आइडेंटिफाइड स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम जीनस के 5 आइडेंटिफाइड स्पीसीज है। पी वाइवेक्स, पी फैल्सिपेरम, पी मलेरिया, पी ओवले, पी नोलेसी। ठीक है, तो ये 5 स्पीसीज हो गए। उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है पी फैल्सिपेरम और पी वाइवेक्स, और बाकी 3 नॉन लेस सीरियस और लेस नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, द ह्यूमन पैरासाइट पी फैल्सिपेरम इज डेंजरस नॉट ओनली बिकॉज इट डाइजेस्ट द रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन, बट ऑल्सो इट चेंजेस द एडेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल इट इनहेबिट्स। तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं कि पी फैल्सिपेरम ये क्या बोल रहे हैं? डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्ट कर रहे रेड ब्लड सेल्स। हम लोग को पता है और अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि वो लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। ठीक है, पी फैल्सिपेरम का। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है। ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग समझते हैं कि बोल क्या रहा है यहाँ पे। तो पी फैल्सिपेरम डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स को मारता है। ठीक है, चेंजेस द एडेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल इट इनहिबिट्स। उसके सेल सरफेस में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिससे वो स्टिकी हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है। दिस चेंज इन टर्न कॉजेज द सेल टू स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। कुछ चेंजेस पी फैल्सिपेरम अटैक किया रेड ब्लड सेल्स को, उसके सेल सरफेसेस में कुछ चेंजेस किया जिससे क्या हो रहा है? वो अब सेल स्टिक हो जा रहा है ब्लड वेसल्स के वॉल्स में। मतलब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो स्टिक होते जा रहा है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियम लेयर है उसमें वो स्टिक होते जा रहा है। ठीक है, it becomes dangerous especially when the infected blood cells stick to the capillaries in the brain, a condition called cerebral malaria। ये कब तब ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स, जब ब्लड सेल्स स्टिक होने लगते हैं कैपिलरीज में। ठीक है, कहाँ पे? ब्रेन में। और उसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रल मलेरिया। अगर स्टिक होते जाएंगे तो आपके ब्लड वेसल्स को भी वो ब्लॉक करेंगे, ब्लड फ्लो को आप लोग ब्लॉक करेंगे ना वो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो क्या है कि पी फैल्सिपेरम यहाँ बोल रहे हैं डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रहा है, बट ऑल्सो क्योंकि ये उसकी सेल सरफेस में ऐसे चेंजेस कर रहा है जिससे वो क्या हो रहा है? अब स्टिक हो जा रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। और ये तब ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब वही इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स स्टिक होने लगता है कहाँ पे? कौन से कैपिलरीज में? जो कैपिलरीज ब्रेन को सर्व कर रही हैं उनमें अगर जब स्टिक होने लगता है तभी ये ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं प्लाज्मोडियम की क्या है। अब आप लोग को पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे वहाँ पे हम लोग आरबीसीज के जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट किसको करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसके अंदर वो पी फैल्सिपेरम है। फिर पैरासाइट जो है वो एंटर करेगा मॉस्किटोज को बॉडी में। ठीक है, अब पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा मॉस्किटो के बॉडी में और क्या बनेगा? स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स क्या हो जाता है? इन्फेक्टियस फॉर्म होता है। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ होता है? फिर सैलिवरी ग्लैंड्स में। मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स को
स्टोरेज होता है, ठीक है। व्हेन इन्फेक्टेड फिर एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी इंडिविजुअल, जब फिर इन्फेक्टेड, अब इन्फेक्टेड हो गया है ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस, जब बाइट करेगा हेल्दी इंडिविजुअल को तो प्लाज्मोडियम एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में, स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल्स, और ये मल्टीप्लाई कहाँ करेगा ह्यूमन बॉडी में, इनिशियली तो लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये अटैक करता है आरबीसीज को, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, आरबीसीज में अटैक करेगा, उसका रप्चर कॉज करेगा, ठीक है। अब रप्चर ऑफ आरबीसीज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमेजोइन, ठीक है। अब जब आरबीसीज रप्चर कर रहे हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है हेमेजोइन, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर और चिल्स के लिए, जो हर 3-4 दिन में फिर से रिकरेंट होता है, ठीक है। रिकरेंट मतलब फिर से वो बार बार होते रहता है, फीवर और चिल्स, ठीक है, पर्सन को। तो इसमें हो क्या रहा है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, पैरासाइट उसके बॉडी में, मॉस्किटो के बॉडी में एंटर करेगा, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, स्पोरोजोइड्स बनाएगा, और जो स्टोर हो जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। फिर वो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा, फिर वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा स्पोरोजोइड्स, ठीक है। फिर पैरासाइट्स मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियली लीवर सेल्स में, वो अटैक करते हैं आरबीसीज को, उसका रप्चर करता है। फिर जो रप्चर हो रहा है आरबीसीज वो एसोसिएटेड क्या किससे, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमेजोइन से। आरबीसीज रप्चर हुए, उसका टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है हेमेजोइन, फिर यही रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर और चिल्स, जो पेशेंट को हमेशा 3-4 दिन में बार बार होते रहता है, ठीक है। तो ये पूरी थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब समझ में आ गया कैसे ये आरबीसीज को अटैक कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके कॉजेस, क्या क्या कॉजेस है इसके। कॉजेज सिर्फ 2 है इसके, पहली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, और फिर इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है, जो इसका ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स में यंग अडल्ट आते हैं, ओल्डर एज्ड आते हैं, और प्रेग्नेंट फीमेल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स। आगे देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले तो फीवर और चिल्स होंगे, जो रिकरेंट होंगे 3 to 4 डेज में, ठीक है। फिर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, फटीग, ड्राई कफ, स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। ये कुछ थे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर पीपल जिसको सीवियर हो जाता है पी फैल्सिपारम मलेरिया, वो लोग फिर क्या डेवलप करते हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं, सीवियर एनीमिया डेवलप करते हैं, ठीक है, शॉक, लीवर, किडनी फेलियर, तो ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो क्या क्या मैंने बोला, सीवियर एनीमिया, ठीक है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, शॉक, लीवर या किडनी फेलियर, ठीक है, तो इन सबको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो सबसे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशंस में हम लोग पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कब से ऑनसेट है वो सब हम लोग इसका पूछेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में फिर डॉक्टर एग्जामिन करते हैं स्प्लीनोमेगाली और हेपाटोमेगाली, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन देखते हैं। अब हम लोग मलेरियल स्मेयर करेंगे। तो मलेरियल स्मेयर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड में ब्लड स्मेयर करेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं कि आरबीसीज में पैरासाइट्स का प्रेजेंस हम लोग को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है मलेरियल स्मेयर, और ये 6 से 12 घंटा लगता है इसका डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। फिर देखेंगे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग के कम्युनिटी लेवल में होता है, और इसमें डायग्नोसिस सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोग को आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। और मलेरियल स्मेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लेबोरेटरी में, ठीक है, और इसमें 6 से 12 घंटे लगते हैं, और इसमें 10 से 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब हम लोग मैनेजमेंट में देखेंगे इसकी फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट्स को, फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अगर चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एंटी मलेरियल ड्रग में हम लोग को पता है क्लोरोक्विन देते हैं, ठीक है, टैबलेट क्लोरोक्विन देते हैं 300 mg वंस अ वीक फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस के लिए 300 mg टैबलेट देते हैं वंस अ वीक के लिए, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के लिए 600 mg फर्स्ट और सेकेंड डे में देते हैं, और 300 mg थर्ड डे में हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। आगे हम लोग देखेंगे इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है वाइटल साइंस, ठीक है। इनटेक और आउटपुट शुड बी क्लोजली मॉनिटर, इनटेक और आउटपुट भी देखना है कितना पेशेंट को
जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है। फिर डेली मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, सेरम बिलिरुबिन, बर्न क्रेटिनाइन और पैरासाइटिक काउंट, ठीक है। हम लोग को देखना है कि सीरम बिलिरुबिन के लिवर को अटैक कर रहा है तो सीरम बिलिरुबिन देखना है, बर्न क्रेटिनाइन किडनी के फंक्शनिंग के लिए देखना है, पैरासाइटिक काउंट बढ़ रहा है घट रहा है वो सब देखना है। डिटरमाइन द आर्टेरियल ब्लड गैस एंड प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट लेवल इफ पेशेंट एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी एंड द रेनल सिम्टम्स, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हम लोग को देखना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच लेवल कितना है ब्लड में, वो सब हम लोग एबीजी में देखेंगे। फिर प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स देखेंगे पेशेंट का, ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी और रेनल को दोनों को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फीवर के लिए हम लोग टेपिड स्पंज देंगे या तो आइस कैप देंगे जिससे टेम्परेचर उससे डाउन होगा। चिल्स में क्या करना है, उसे ऑफर करना है हॉट ड्रिंक्स, ठीक है। फिर प्रोवाइड सफिशिएंट रेस्ट टू द पेशेंट, एनकरेज पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ये थी नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रिवेंशन कैसा है। प्रिवेंशन करने के लिए डोंट अलाउ वाटर टू रिमेन स्टैगनेंट अराउंड द हाउस, ठीक है। पानी को इधर उधर जमने नहीं देना है घर के आसपास, ताकि ब्रीडिंग प्लेसेस हो जाएंगे वो मॉस्किटोज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आसपास पानी जमने नहीं देना है। फील द डिचेस, जो गड्ढे वगैरह हैं उसमें फिर पानी जमा होगा तो फिर और उसमें ब्रीडिंग होगा मॉस्किटोज का, तो इसीलिए डिचेस को भी भर देना है। क्लीन द ब्लॉक ड्रेन्स, ठीक है। एम्प्टी एयर कूलर्स एंड फ्लावर वेसेस कंप्लीटली वंस अ वीक एंड लेट देम ड्राई, ठीक है। एयर कूलर्स को, फ्लावर वेस को कंप्लीटली मतलब एक हफ्ते में एक बार इसे साफ करना है, ठीक है। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज, क्रीम्स, कॉइल्स, लिक्विड्स हमें यूज़ करना चाहिए। वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, ठीक है। सम टाइप ऑफ फिश कैन बी यूज, गैम्बूसिया, लॉबस्टर विच ईट मॉस्किटो लार्वा फ्रॉम वाटर कलेक्शंस, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रिवेंशन। तो आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था, ठीक है, मलेरिया, जिसमें हम लोगों ने उसकी लाइफ साइकिल देखी, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस देखे, ठीक है, उसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स वो सब हम लोगों ने देखा और मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मलेरिया क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे ये इन्फेक्ट कर रहा है, वो पैथोफिजियोलॉजी सब आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी डाउट है आप लोग को थोड़ा सा भी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछ लेना कमेंट्स में, मैं आप लोग को फिर से समझा दूँगी। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर वीडियोस आते हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।